नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एथिकल इश्यूज। द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। बोलो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मैनिपुलेशन हो रही है ह्यूमंस द्वारा, फर्दर नहीं जा सकती जब तक उस पर कोई रेगुलेशंस ना लगे। Some ethical standards are required to evaluate the morality of all human activities that might help or harm living organisms। बोला कुछ ethical standards जो होते हैं वो जरूरी है क्यों इवेलुएट करने के लिए ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज की मोरालिटी को, कि वो हेल्प कर रहे हैं या हार्म कर रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इश्यूज द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बोला कि मोरालिटी के ये जो मोरालिटी का इशू है इसके अलावा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो ये जितना भी ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स की डेवलपमेंट का जो काम है ये भी जरूरी है। जो बायोलॉजिकल इसकी जो कुछ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इम्पॉर्टेंट है ये भी। Genetic modification of organism can have unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem। बोले जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर इनको हम नॉर्मल इकोसिस्टम में जो नेचुरल इकोसिस्टम है वहां पे डालते हैं तो इनका जो कुछ रिजल्ट है वो अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, क्योंकि वो उनमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं और वो नेचुरल एनवायरनमेंट में कुछ अलग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEAC, जिसके फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, विच विल मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM research and the safety of introducing GM organisms for public services। बोला इंडियन गवर्नमेंट ने पहले से ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेट करी हुई है जिनका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो क्या करती है, जो डिसीजन लेती है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च है वो वैलिड है कि नहीं है और उनकी सेफ्टी कैसी है पब्लिक सर्विसेज में इनकी इंट्रोडक्शन की। द मॉडिफिकेशन यूसेज ऑफ लिविंग organism for public services has also created problem with patents granted for the same। बोला इनकी जो मॉडिफिकेशन है और इनका जो यूज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पब्लिक सर्विसेज के लिए जैसे फूड और मेडिसिन में, वो ऑलरेडी ही पहले भी काफी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर चुकी है। देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टेन कंपनीज। बोला कि अभी भी लोगों में बड़ा गुस्सा है कि कुछ कंपनीज जो हैं आर बीइंग ग्रांटेड, कुछ कंपनीज को परमिशन दे दी गई है फॉर द प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट मेक यूज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स। उन प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए जिसमें क्या यूज होता है, जेनेटिक मटेरियल्स, प्लांट्स एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यूज होते हैं जो कि बहुत पहले आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं और उनको डेवलप किया गया है। और उनको कौन यूज करता है, फार्मर्स यूज करते हैं या लोकल लोग यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक रीजन और कंट्री में। राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट। बोला कि जो राइस है वो एक इम्पॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है, द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन एशियाज एग्रीकल्चर हिस्ट्री। बोला जो एशिया की एग्रीकल्चर हिस्ट्री है उसमें इसकी प्रेजेंस जो है वो 1000 ईयर, काफी थाउजेंड्स, हजारों साल पुरानी है। देर आर एन एस्टिमेटेड 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडियन अलोन। बोला कि एस्टिमेटली 2 लाख तक की वेराइटी जो है वो राइस की इंडिया में, सिर्फ इंडिया में ही 2 लाख तक की वेराइटी जो है राइस की वो पाई जाती है। द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। और वो जो राइस की जो डाइवर्सिटी है वो इंडिया में ही सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में राइस की जो डाइवर्सिटी पाई जाती है। बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा। जो बासमती राइस है वो अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है और फ्लेवर के लिए। एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। और कम से कम 27 जो होती है, 27 वेराइटी जो है बासमती की वो इंडिया में ही पाई जाती हैं। देयर इज रेफरेंस टू बासमती इन एंशियंट टेक्स्ट, फॉल्करोल्स एंड पोइट्रीज। बोले जो रेफरेंस है बासमती का वो इंडियन जो एंशियंट जो हमारी पुरानी टेक्स्ट हैं, बुक्स हैं, जो गीत हैं, जो गाने हैं और जो फोक डांसेस या जो पोएम्स हैं उनमें भी पाई जाती है। एज इट हैज बीन ग्रोन फॉर सेंचुरीज, क्योंकि ये सदियों से यहाँ ग्रो की जा रही है इंडिया में। In 1997, an American company got patent rights on basmati rice through the US Patent and Trademark Office। बोला कि
1997 में एक अमेरिका कंपनी है, उसको राइट्स मिले थे इस बासमती राइस को ग्रो करने के लिए। कहाँ से? यूएस से पेटेंट और ट्रेडमार्क्स के ऑफिस से उन्हें परमिशन मिली थी। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वेराइटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड अब्रॉड। और इस कंपनी को परमिशन मिली थी, उसको अलाउ किया गया था कि वो न्यू वेराइटी ऑफ बासमती की यूएस में और अब्रॉड में सेल बेच सके। दिस न्यू वेराइटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स वेराइटी। और ये जो न्यू बासमती की वैरायटी थी वो एक्चुअल में कहाँ से ड्राइव की थी, किसने ड्राइव की थी? इंडियन फार्मर्स की वैरायटीज से ही ड्राइव की गई थी। इंडियन बासमती हैव वाज क्रॉस्ड विद सेमी ड्वार्फ वैरायटीज। जो इंडियन बासमती है उसने काफी सारे जो सेमी ड्वार्फ वैरायटीज हैं, काफी उसकी जो नंबरिंग है, काफी सारी वेराइटीज जो है वो डेवलप कर ली हैं एंड क्लेम्ड एज अ इन्वेंशन और नोवेलिटी। और वो उसकी इन्वेंशन की उन्होंने खोज की है, ये वो क्लेम करते हैं। The patent extended to functional equivalent, implying that other people's selling basmati rice could be restricted by the patent। और इसके लिए जो है कोई और अगर इस बासमती राइस को सेल करता है तो उसे जो पेटेंट है, जो इनके जो ऑनर्स हैं वो इन्हें मना कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। सेवरल अटेम्प्ट्स हैव आल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूजेस, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस बेस्ड ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल हर्ब्स मेडिसिन। बहुत सारे अटेम्प्ट ऐसे भी किए गए हैं कि वो पेटेंट को यूज कर सकें। सेवरल अटेम्प्ट्स किए गए हैं कि वो पेटेंट्स को यूज कर सकें। किन पेटेंट्स को? किसी प्रोडक्ट के या जो प्रोसेस है इंडियन ट्रेडिशनल का, जो हमारा जो है ट्रेडिशन है हर्बल मेडिसिन को प्रोड्यूस करने का, उसको यूज करने के, जैसे कि टर्मरिक और नीम। If we are not vigilant and we do not immediately counter these patent applications, other countries, individuals may encash on our rich legacy and we may not be able to do anything about it। बोला कि अगर हमने कुछ बहुत जल्दी नहीं किया इन सब पेटेंट्स को रोकने के लिए, इनके एप्लीकेशंस को रोकने के लिए, तो अदर कंट्रीज जो हैं या अदर इंडिविजुअल्स जो हैं वो बहुत जल्दी जो हमारी ये रिचनेस है उसको ले लेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोपायरेसी। Biopiracy is the term used to refer to use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory पेमेंट। तो बायोपायरेसी क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बायो रिसोर्सेज का यूज करना, किसके द्वारा? मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा बायो रिसोर्सेज का यूज करना, चाहे वो किसी भी स्पेसिफिक एरिया के प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या कोई भी लिविंग थिंग है, और अदर ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा यूज करना विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, मतलब उनकी परमिशन के बगैर, किसी कंट्री या किसी कंसर्न पीपल की उनको बिना किसी कंपेंसेटरी पेमेंट दिए बगैर, उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई बात किए बगैर उनके बायो रिसोर्सेज का यूज करना किसी ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा, इसे हम बायोपायरेसी कहते हैं। Most of the industrialized nations are rich finally but poor in biodiversity and traditional knowledge। बोला जो बहुत सारी मल्टीनेशनल या इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस जो हैं, बहुत सारे ऐसे देश जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज तो हैं और वो रिच है फाइनेंशियली, मतलब काफी अमीर हैं, लेकिन वो पुअर है, लेकिन उनके पास बायोडाइवर्सिटी और या ट्रेडिशनल नॉलेज उनके पास उन कंट्रीज या नेशंस के पास बिल्कुल भी नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू द बायो रिसोर्सेज। बोला इसके उल्टा क्या है, जो डेवलप हो रही हैं या जो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो भी डेवलप नहीं हुआ है, वहाँ वो रिच है बायोडाइवर्सिटी में और ट्रेडिशनल नॉलेज में। बायो रिसोर्सेज के ट्रेडिशनल नॉलेज से जितना भी रिलेटेड उसका नॉलेज है, उसमें वो इन दोनों चीजों में वो रिच हैं। Traditional knowledge related to the bioresources can be exploited to develop modern applications and can also be used to save time, efforts, expenditure during their commercialization। बोला ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेटेड
तो जितना भी ट्रेडिशनल नॉलेज है इन बायो रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए, डेवलप करने के लिए मॉडर्न एप्लीकेशंस को, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको एक्सप्लॉयटेड किया जाता है एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू, जिससे और ताकि वो अपना टाइम भी बचा सकें, अपना एफर्ट्स भी बचा सकें और एक्सपेंडिचर, अपना खर्चा भी बचा सकें उस बायो रिसोर्स का कमर्शलाइजेशन करने के लिए। मतलब वो अपना सब कुछ बचा सकें और ट्रेडिशनल नॉलेज को भी एक्सप्लॉयट कर सकें। There has been growing realization in the injustice, inadequate compensation and benefit sharing between developed and developing countries। बोला कि अब ये नॉलेज में आ रही है सबकी बातें कि इनजस्टिस होता है, इनएडिक्वेट कंपनसेशन मिलता है और बेनिफिट, बहुत कम बेनिफिट शेयर होता है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। Therefore some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge। इसलिए बोला कुछ जो नेशंस है उन्होंने लॉ डेवलप किए हुए हैं ताकि वो बचा सकें ये जो अनऑथोराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बायोरिसोर्सेज का और ट्रेडिशनल नॉलेज का, उसको प्रिवेंट कर सकें। The Indian Parliament has recently cleared the second amendment of the Indian patent bills that takes such issues into consideration। तो बोला जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें कुछ सेकेंड अमेंडमेंट हुई है इंडियन पेटेंट्स बिल में ताकि वो इस इश्यूज को कंसीडर कर सके, इंक्लूडिंग द पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएट्स। इन सब चीज़ों में वो कुछ इनिशिएटिव्स ले सकें। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। आपको ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और एकदम से आप अभी नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहते हैं वो भी मुझे बता दीजिए। थैंक यू।